देखो ये टर्म जो है यूपीएससी ने पूछा था, ये क्या है और इससे किससे रिलेटेड है? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये बेस इरोजन का सिंपल मतलब है टैक्स बेस, यानी कर आधार का जो क्षरण हुआ है। अब कैसे होता है ये ध्यान से समझो, ये पूरा ध्यान से समझना, नहीं तो बहुत गड़बड़ कर जाओगे। जैसे ये हम लोग मान लेते हैं इंडिया है ना, और हम लोग ये मान लेते हैं कि ये मॉरिशस है। मॉरिशस जो है एक कर स्वर्ग कंट्री है, ये साइड में लिख लेना। मॉरिशस है, केमन आइलैंड है, वर्जिन आइलैंड है, ये सब कर स्वर्ग कंट्री है। मतलब यहाँ टैक्स 0%, 2%, 3% ऐसे लगता है ना। क्लियर है? चलो एक टर्म और लिख लो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कराधान परिहार समझौता। दोहरा कराधान परिहार समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखो यह दो देशों के बीच एक संधि होती है, जो मैंने तुम्हें बताया था ना कल, कि जो देशों के बीच एक संधि होती है कि अगर उन दोनों देशों में से कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो दोनों में से किसी एक जगह टैक्स पे करो, दूसरी जगह पे करने की जरूरत नहीं। बताया था कल, ये यही है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो दो देशों के बीच एक संधि होती है, इट इज अ एक कर संधि होती है, लिखो इट इज अ टैक्स ट्रीटी बिटवीन बिटवीन एनी टू कंट्रीज, so that taxpayer can avoid paying double taxes, so that taxpayer can avoid paying double taxes in the source and resident country, in the source and resident country। एग्जाम्पल में लिख लो कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई आदि देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोहरा कराधान परिहार समझौता, दो देशों के बीच एक कर संधि होती है जिसमें जिसमें या तो निवासी अपने देश में कर जमा करें या स्रोत देश में कर जमा करें, दोनों में से किसी एक देश में कर जमा करना होता है। दोनों में से किसी एक देश में कर जमा करना हो, ना कि दोनों में। मतलब जिस देश का वो निवासी है वहां से, और स्रोत देश का मतलब जहां से वो अपना बिजनेस दिखा रहा है वहां, दोनों में से वो एक ही जगह जमा करेगा, दोनों जगह नहीं। और इंडिया का ऐसे कई लगभग 70-80 देशों के साथ है ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये इसलिए किया गया है कि भाई टैक्स टेरिज्म ना होने पाए। पता चला वो इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा है, जहाँ बिजनेस कर रहा है वहां भी पे कर रहा है। किया इसलिए गया था, लेकिन अभी इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होगा, देखते हैं कैसे होता है ना। जैसे इंडिया में मान लेते हैं एबीसी है कोई कंपनी, अक्सर फिल्मों वाले ये लोग ज्यादा करते हैं, पॉलिटिशियन लोग ज्यादा करते हैं ये सब काम, है ना। तो एबीसी मान लेते हैं कोई कंपनी है जो भारत में फिल्में बनाती है ना। तो प्रोडक्शन कहाँ कर रही है वो? भारत में। शूटिंग सारा कहाँ हो रहा है? भारत में। सब कुछ कहाँ हो रहा है? सारा भारत में। अब फिल्मों की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी होती है, फिल्में बनने के बाद वो बेचती है अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में, सिनेमा हॉल में या मल्टीप्लेक्सेस में। जानते हो ये चीज? अब यही एबीसी ने क्या किया, एक सब्सिडरी कंपनी बना ली XYZ फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। सारा काम ये कहाँ पे किए हैं? यहाँ पे प्रोडक्शन सब कुछ यहाँ पे किए। लेकिन जब उस फिल्म को बेचने की बारी आई, डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई, तो यही एबीसी की एक सब्सिडरी कंपनी XYZ बनी है मॉरिशस। अब फिल्म तो बेचे यही हो, उससे जो भी पैसा कमाओगे तो कहाँ दिखा देते हैं ये लोग कि हमने XYZ वाला कंपनी मॉरिशस में कमाया।
स्रोत कहाँ पे हो गया, सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ पे हो गया, और ये एबीसी कहाँ का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट। अब ये मॉरिशस है, अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसमें क्या होता है कि निवासी अपने देश में जमा कर दे या तो स्रोत देश में जमा कर दे। अब इंडिया में जो टैक्स है ये 15 से 20% के आसपास रहता है, ऊपर से इनकम टैक्स अलग, कॉर्पोरेट टैक्स अलग। मॉरिशस में जाओगे 0 से 2% का टैक्स है। तो ये टैक्स कहाँ जमा करेगा, मॉरिशस में। लेकिन सारा प्रोडक्शन बिजनेस सब कुछ उसने कहाँ किया है, इंडिया में। प्रॉफिट कहाँ कमाया है, इंडिया में। लेकिन इसने प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट किया, और टैक्स बेस किसका इरोड हुआ, किसके टैक्स बेस में क्षरण हुआ है। तो टैक्स बेस था इंडिया का ना। हाँ, और इसमें क्या हो गया, इरोजन हो गया। तो इंडिया का टैक्स बेस इरोड हुआ, प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट हुआ, मॉरिशस में। यही है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। टफ था ये। हाँ, अरे हमने बताया इसलिए नहीं टफ लग रहा है, नहीं तो जाके पढ़ोगे समझ नहीं पाओगे। ये बना लो ऐसे। अभी भी देखो किसी को कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ये मैंने बेस इरोजन यहाँ क्यों लिखा है, समझ गए हो। टैक्स बेस कहाँ बन रहा था, इंडिया में बन रहा था, लेकिन प्रॉफिट इसने कहाँ शिफ्ट कर दिया, मॉरिशस में। तो यही हो गया बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्लियर है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये आगे बढ़ते हैं। अभी इतना समझो भी और बताना। बनाओ जल्दी। ये लिख लेना कि एबीसी जो है वो रेजिडेंट इंडिया का है, और एक्स वाई जेड इसी एबीसी की ही कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। ये लिख लेना हो। हो गया। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज और लिखो, शेल कंपनी साइड में, SHELL शेल कंपनी। नाम सुने हो। हाँ, हाँ, शेल कंपनी की चर्चा तो बहुत होती रहती है, आज से थोड़ी बन रहा है। देखो शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनका कोई सक्रिय बिजनेस नहीं होता है, ये लिखो। शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनका कोई सक्रिय बिजनेस नहीं होता है। शेल कंपनी आर दोज कंपनी विच डू नॉट हैव एनी एक्टिव बिजनेस, है ना। जनरली दे आर फॉर्म फॉर द ट्रांसफर पेमेंट या पेमेंट ट्रांसफर लिखो। जनरली दे आर फॉर्म फॉर द पेमेंट ट्रांसफर बट मिस यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, बट मिस यूज फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग। सामान्यतः इनका निर्माण भुगतान हस्तांतरण के लिए होता है। सामान्यतः इनका निर्माण भुगतान हस्तांतरण के लिए होता है, परंतु धन शोधन में इनका दुरुपयोग किया जाता है, परंतु धन शोधन में इनका दुरुपयोग किया जाता है ना? बनाया इसलिए जाता है कि पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करना होता है, इसके लिए बनाया जाता है इनको। बट बेसिकली इसका दुरुपयोग होता है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। इनका ये ऑन पेपर कंपनियां होती हैं, इनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता है। जैसे ये XYZ कंपनी है, ये एक शेल कंपनी है, क्योंकि इसका कुछ एक्टिव बिजनेस है नहीं, ये बस ऑन पेपर है, सारा काम कौन कर रहा है, एबीसी कर रहा है। लेकिन कंपनी उसने XYZ यहाँ बना रखी है, उसका खुद का कोई बिजनेस है नहीं एक्टिव, ऑन पेपर है। ऐसे तुमने
पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के नाम सुने होंगे ना? क्या करते हैं ये लोग? नहीं जानते हो? पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी, जैसे मान लो तुम एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहे हो। अब इतनी महंगाई है तो हर जगह अपना सारा सामान तो खरीद नहीं पाओगे, जिस सिटी में शिफ्ट हो रहे हो वहीं सामान खरीदो। जैसे मान लो लखनऊ से तुम्हें दिल्ली शिफ्ट होना है, तो लखनऊ का तुम्हारा पूरा सामान जो है वो कंपनी आएगी, पैक करेगी, मूव करके दिल्ली शिफ्ट कर देगी एज इट इज, जैसे तुम बोलोगे। उसके लिए वो लोग पैसा चार्ज करते हैं डिस्टेंस के हिसाब से, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना भी डिस्टेंस तो सामान। तो बहुत सारे लोग पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पे शेल कंपनी चलाते हैं, है ना? नहीं समझे? जैसे मान लो ऑन पेपर कंपनी बनी हुई है, अब वो कंपनी अपना बिजनेस क्या दिखाएगी कि हमारा पैकर्स एंड मूवर का बिजनेस, मतलब हम लखनऊ से सामान दिल्ली शिफ्ट किए हैं, बट ये जबकि एक्चुअल में कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा होता है। अब जैसे मान लो किसी के पास ब्लैक मनी है, उसको वाइट करना है, तो इन्हीं कंपनियों को पकड़ता है, इनको 1 लाख दिया, इनको बिल बन गया। बिल क्या बना कि सामान दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हुआ है, जीएसटी भी चली जाती है उसकी, तो जीएसटी भी जाता है 1 लाख पे, 1 लाख पे जीएसटी भी कटा, है ना? मान लो 10,000 जीएसटी कट गया, तब भी 90,000 बचा। 90,000 में इसको कहेंगे 30,000 तुम रख लो, 11,500 में दे दो, हो गया। समझ लो, कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर ईडी इसका केस चला रही है। ऑनलाइन में हूँ, नहीं तो भी मैं नाम भी बता देता, है ना? ईडी ने केस चला रखा है कि कई सारे पॉलिटिशियंस, उनके बेटा बेटी ये काम करते हुए पकड़े गए। हालांकि अभी केस चल रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन वो लोग यही कंपनी खोलते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स। अब सोचो दिन भर में ऐसे 10 काम कर दिए, 6 लाख का काम हो गया, है ना? जैसे कई सारे फिल्म स्टार हैं, उनका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, फिल्में सारा यहीं बनाते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। फिर क्या दिखाते हैं, पैसा हमने मॉरिशस से कमाया है, मॉरिशस में 2% टैक्स जमा किए, यहाँ 15% जमा करने लगे, और हम लोग उन्हीं फिल्म स्टार्स के, क्रिकेटर्स के दीवाने रहते हैं, है ना? और ये लोग देखो कैसे खोखला करते हैं देश। इसीलिए भक्त नहीं बनना चाहिए किसी का भी, पढ़े लिखे नहीं हो तो जान भी नहीं पाते। जितने ज्यादातर प्रोड्यूसर इंडिया में यही करते हैं, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस। और फिर जानते हो ये लोग क्या करते हैं? जैसे तुमने कभी सोचा, मॉरिशस इतना सा देश, छोटा सा, जब ये देखा जाता है कि एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ पे आया है, तो मॉरिशस टॉप 5 में तो रहता ही है, तो अक्सर टॉप पे ही रहता है। कभी कभी एक आध दो आगे पीछे हो जाता है। ऐसा क्या होता है मॉरिशस में कि वहां से इतना ज्यादा एफडीआई आता है? हाँ? वो अपने ही देश का पैसा है, यहाँ शिफ्ट हुआ। अब ये लोग क्या करते हैं, उसी पैसे को, ये जो प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट किए थे, इसी को लाके फिर इंडिया में एफडीआई में निवेश कर देते हैं, एफडीआई या एफआई। और ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रॉफिट शिफ्टिंग का और फिर ये निवेश का, इसको राउंड ट्रिपिंग बोला जाता है। कई सारे लोग राउंड ट्रिपिंग के केस में, मतलब अभी तुम लोग जाके पनामा पेपर नाम सर्च करो ना, तो सबकी पोल खुल जाएगी, इसलिए सरकार उसमें कोई जांच ही नहीं करती, कोई भी सरकार। ये मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? पनामा पेपर लिखो, भी देखो सबके नाम आ जाएंगे उसमें, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार हैं। ये लोग हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और हम लोग उसी में फंस जाते हैं। अब इतनी बड़ी आबादी है, उसको कहीं तो उलझाना पड़ेगा ना। ये तो सब लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मांगने लगे हैं, तो उसके लिए क्या है, फिल्में देखो, आईपीएल देखो। क्रिकेट से मन नहीं भरता था तो आईपीएल चलता है 3 महीने, और आईपीएल का टाइम तुमने कभी देखा? एग्जाम टाइम होता है ज्यादातर, है ना? अप्रैल मई जून, उसी टाइम पे एग्जाम होता है सारा, और उसी में तुम उलझे रहो, ताकि जो लोग राज कर रहे हैं वो राज करते रहें, और तुम लोग समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम सोचते ही बहुत छोटा हो ना। और ये इसके पीछे ये सब चल रहा होता है।
कोई एबीसी है, कोई SZY है, कोई XRK है, सब यही काम करते हैं। राउंड ट्रिपिंग क्या है लिख लेना वहां पे कि सोर्स, जिस सोर्स से पैसा गया है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन से उसी सोर्स में पैसा वापस आ जाए। राउंड ट्रिपिंग बेटा, ये मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग मतलब एक राउंड मारना, यहीं से गए थे और घूम के फिर यहीं आए। पैसा यहीं से तो गया था और घूम के फिर यहीं आया। तो राउंड ट्रिपिंग क्या होता है लिख लो, इट इज द मनी दैट leaves the country through various channels and makes its way back into the country often as foreign investment, this mostly involve black money, है ना। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है जिस स्रोत से पैसा कई चैनलों के द्वारा विदेशों में जाता है, फिर वापस विदेशी निवेश के रूप में उसी स्रोत देश में आ जाता है, इसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। राउंड ट्रिपिंग बोला जाता है इसको। और यह अधिकतर काले धन के रूप में होता है। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जितने टर्म्स मैंने यहाँ बताए, ये टर्म्स ही पूछा जाता है। अगर तुम्हें किसी टर्म्स में अभी भी डाउट हो तो बताओ।